जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट किंगडम से संबंधित क्वेश्चन को शुरू किए थे, जिसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लांट किंगडम से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा गैर संवहनी ऊतक है? गैर संवहनी, गैर संवहनी, संवहनी का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि पौधे में हमारा जो संवहनी का काम करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है और फ्लोएम करता है। कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। अगर फ्लोएम की बात करें दोस्तों तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जड़ों से क्या करता है ये? जड़ों से जल और खनिज लवण को लेकर के जाता है। जल और खनिज लवण को क्या करता है? लेके जाता है पूरे पेड़ की पत्तियों तक। और फ्लोएम की बात करें दोस्तों तो फ्लोएम क्या करता है? जो पेड़ के पौधे पत्तियों में जो भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू से, तो उस पके हुए भोजन को फ्लोएम क्या करता है? पेड़ की सभी शाखाओं तथा सभी भाग में, पेड़ की शाखाओं से सभी भागों में अन्न की बना हुआ भोजन को क्या करता है? ये पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या होता है? संवहनी के अंतर्गत में आता है। ये दोनों जाइलम और फ्लोएम का है, संवहनी का काम करता है। लेकिन इसमें से कौन ऐसा पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता ही नहीं है? गैर संवहनी का क्या मतलब है? कि होता ही नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो कारा हमारा है, वो कारा क्या है? कारा में बिल्कुल ही संवहनी ऊतक नहीं है, जो कि क्या है? एक थैलोफाइटा ग्रुप का समूह है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। तो सबसे पहले ही हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था? कि जो अपुष्पोद्भिद है, अपुष्पोद्भिद में हमारा जो थैलोफाइटा ग्रुप था, थैलोफाइटा ग्रुप था, उसमें क्या क्या देखा था दोस्तों? ना तो उसमें जड़ था, ना तो तना था, और ना ही फूल था, और ना ही पत्ती था। नहीं, पत्ती था। ये सब क्या था? बिल्कुल नहीं था। तो वो कौन सा समूह का था हमारा? अब पुष्पोद्भिद या तो क्रिप्टोग्राम्स, सॉरी क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत में जो थैलोफाइटा आता था, उसमें सारा का इस कंडीशन था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें थैलस, तो थैलस से क्या बना है? वो थैलोफाइटा समूह बनता है। थैलस से क्या बनता है? थैलोफाइटा समूह बनता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? यानी कि दोस्तों इसमें भी क्या है? ना तो जड़ होता है, ना पत्तियां होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो अस्पाइरोगायरा की बात करें, अस्पाइरोगायरा की बात करें, अस्पाइरोगायरा की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा एक सवाल है जिसके अंतर्गत में ना तो पत्तियां होता है, न जड़ होता है, ना ही तना होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम, तो ये हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों जब शुरू किया था, कि जो जितने भी हमारा शैवाल है वो क्या है? एक्वेटिक है। क्या है? एक्वेटिक है, या तो जलीय है। एक्वेटिक का मतलब क्या है? वो जलीय जीव है। तो अधिकतर या सामान्यतः क्या होता है? वो जल में पाया जाएगा या तो पानी में पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो ऐसा सवाल दोस्तों जिसमें हमारा क्या है? एक ही कोशिका पाया जाता है। पहले बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है? शैवाल के अंतर्गत में आता है। ये भी शैवाल के अंतर्गत में आता है, ये भी हमारा शैवाल के अंतर्गत में आता है। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों? शैवाल के अंतर्गत में आता है। लेकिन एक कोशिकीय की बात कर रहा है इसमें जो है, ये भी बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय यानी कि बहुकोशिकीय का मतलब दोस्तों एक से अधिक कोशिकाएं, और इसमें भी एक से अधिक कोशिकाएं। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लेमाइडोमोनास, जो है क्लेमाइडोमोनास, इसमें दोस्तों एक कोशिकीय हो गई। ये क्या है? एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हो दोस्तों, अब पुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैम्स के ब्रायोफाइटा टाइप को देखेंगे। ब्रायोफाइटा के टाइप को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका? निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, पादप जगत का उभयचर का मतलब क्या है? हमने जब स्टार्टिंग क्लास में देखा था दोस्तों कि जो ब्रायोफाइटा हमारा है, जो ब्रायोफाइटा का समूह है,
वो दोस्तों जलीय के साथ साथ क्या है, स्थलीय भी है। जलीय के साथ साथ क्या है, जलीय के साथ साथ क्या है, ये स्थलीय भी है। क्या है, स्थलीय भी है। इसीलिए दोस्तों इस पौधे ब्रायोफाइटा को उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा यानी कि सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। देखिए दोस्तों, एम्फीबियन का मतलब ये होता है, अगर एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन की बात करें तो जो जल और थल दोनों में पाया जाता है। उभयचर, एम्फीबियन का हिंदी ही दोस्तों क्या होता है, उभयचर होता है। उभयचर यानी कि ये जल के साथ साथ थल में भी पाया जाएगा, यानी कि पानी में भी पाया जाएगा और भूमि में भी पाया जाएगा। तो इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन या तो उभयचर कहते हैं। तो चाहे वो पौधा हो चाहे जानवर हो, जो पौधा जल और थल में भी रह सकता है उसे हम एम्फीबियन पौधा कहेंगे, और जो जानवर जल और थल में रह सकता है या तो जीव रह सकता है वो हमारा एम्फीबियन जीव या जानवर कहलाएगा। तो पौधा के अंतर की बात, गल की बात करें दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा समूह का जितने भी पौधे होते हैं वो सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं लगभग। और जानवर की बात करें दोस्तों, तो जानवर में हमारा दोस्तों जो मेढक होता है वो जल में भी पाया जाता है और थल में भी पाया जाता है, इसीलिए उसे ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, डैश के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो अपुष्पोद्भिद या तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत में जो भी आते हैं, तो उसमें दोस्तों जो थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा जो टेरिडो ब्रायोफाइटा, दो ऐसा है दोस्तों। और पुष्पोद्भिद के अंतर्गत में एक हमारा टेरिडोफाइटा भी पाया जाता है, टेरिडोफाइटा भी पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में दोनों में हमारा क्या होता है, संवहनी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम जो होता है नहीं होता है। संवहनी ऊतक सॉरी संवहनी तंत्र यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक होता है। जो संवहनी ऊतक होता है, संवहनी ऊतक होता है, तंत्र होता है। किसमें, टेरिडोफाइटा में होता है, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहनी तंत्र नहीं होता है। तो इन सभी में क्या है, संवहनी तंत्र यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा की बात करें दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा में संवहनी तंत्र या जाइलम या तो फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो वो हमारा क्या है, मार्केंसिया से क्या है संबंधित है। किससे, मार्केंसिया से क्या है संबंधित है। तो मार्केंसिया के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में हमारा क्या आता है, मॉस आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। मॉस कहते हैं या जिसको हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। और इसी के अंतर्गत में क्या होता है दोस्तों, रिक्सिया आता है। क्या आता है, रिक्सिया आता है और मार्केंसिया आता है। यानी कि दोस्तों ये सारा का सारा क्या है, हमारा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। मार्केनेसिया, मॉस या तो रिक्सिया, ये सारा का सारा क्या है, हमारा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, थैलोफाइटा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है, हम यहाँ पे दोस्तों जो है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो है हमारा दोस्तों, ये थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, ये थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये फ्यूनेरिया जो हमारा है वो ब्रायोफाइटा है। क्या है, ब्रायोफाइटा है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, ब्रायोफाइटा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, जो मार्केंसिया है या तो फ्यूनेरिया है और रिक्सिया जो हमारा है, ये क्या है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में आता है। लेकिन दोस्तों कारा की बात करें, अगर कारा की बात करें तो कारा हमारा क्या है, ये थैलोफाइटा समूह से है। क्या है, थैलोफाइटा समूह से है, थैलोफाइटा समूह से है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइट्स के बारे में गलत है, राइजोइट्स के बारे में गलत है। इनकी संरचना और काय संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो राइजोपस होता है वो इस प्रकार का दोस्तों एक जीव होता है, छोटे छोटे कण के रूप में, वो क्या कहलाता है, राइजोपोड्स कहलाता है। तो इसमें संवहनी ऊतक भूपादप के मूल रोम के समान होता है, बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों ये काल्पनिक होता है,
क्या होता है, इसमें संवहनी ऊतक होता है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है, वो इमेजिनरी रूप में टाइप में होता है। तो ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि दोस्तों राइजोपैट्स में हमने क्या पढ़ा है कि जो थेलोफाइटा हो या ब्रोफाइटा समूह में ना तो तना विकसित होता है, ना जड़ विकसित होता है, ना तो पत्तियां विकसित होता है। तो सी नंबर का ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया है। राइज राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सही है, कौन सही है? इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, तो बिल्कुल गलत। यह विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसमें पूर्ण विकसित नहीं होता है, बल्कि ये थोड़ी बहुत आने की होती है। पौधों की सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ जाते हैं, अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। इनमें सामान्य तौर पर एक केंद्रीय भीम और 5 भुजाएं होती है। ये बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। ये भी क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। 5 भुजाएं का ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है, पौधों की सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ा रहता है, तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही कथन बताया गया है। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। तो वो हमारा दोस्तों राइजोपॉइड है। वो क्या है, राइजोइड है। राइजोपॉइड या तो राइजोइड है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में हमने क्या देखा था, जो हमारा इक्सिया था या थर्मेंसिया था, वो किसके अंतर्गत में था? सारा का सारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? तो रिक्सिया हमारा दोस्तों यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में आता है। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, डैश होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दुविधा में फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कि स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया की बात करें तो ये अलग अलग प्रक्रिया से पुनर्जनन करने का काम करता है, पुनर्जनन करने का काम करता है। जैसे कि यानी कि नए बच्चे या तो नई पीढ़ी निर्माण करने का काम करता है। तो अगर स्पाइरोगैरा की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, विखंडन विधि से करता है। ये क्या करता है, विखंडन विधि से करता है। और यहाँ पे प्लेनेरिया की बात करें दोस्तों, तो प्लेनेरिया क्या करता है, ये पुनर्जनन विधि से करता है। क्या करता है, पुनर्जनन विधि से करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होने का हो सकता था, ये पुनर्जनन भी हो सकता है और विखंडन भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्लियर नहीं किया गया है। अब हम दोस्तों ट्राइडोफाइटा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो ट्राइडोफाइटा में हमने क्या देखा था दोस्तों, इसमें पत्ती भी विकसित होता है और तना भी विकसित होता है और जड़ भी विकसित होता है और फल या तो फूल भी विकसित थोड़ा थोड़ा होता है। इसमें क्या होता है, विकसित होता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, फर्न पौधे प्लांट में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं, बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये दोस्तों हमने क्या देखा है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि बीजाणुधानी नामक विशेष शाखाओं पे ना दोस्तों, ये पत्तियों के निचले हिस्सों में पाया जाता है। तो पुष्प के केंद्रीय कक्ष पर बिल्कुल नहीं, पुरानी पत्तियों के नोक पर बिल्कुल नहीं, यानी कि पत्तियों की निचली सतह पे पाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों को संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं, विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, मर्सिलिया होता है। क्या होता है, मर्सिलिया होता है, जिसके थ्रू से जिस ऐसी पौधे में क्या होता है, संवहनी ऊतक के रूप में मर्सिलिया कार्य करता है। तो ये मर्सिलिया जो होता है दोस्तों, जाइलम फ्लोएम के अलावा भी मर्सिलिया एक होता है जो संवहनी का काम करता है। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइट और फाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित
आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है, एक साथ चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम गेमेटोफाइटा या तो स्पाइरोगाइटा दोनों की चरणों के एक साथ अगर बात करें और दोनों एक दूसरे को साथ दोस्तों अद्वितीय जीवन चक्र यानी कि जीवन चक्र का साझा करता है कि यानी कि एक दूसरे से मेल जोल के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि चाहे वो भोजन पकाने का काम हो या अन्य प्रकार का काम हो, तो वो हमारा टेरिडोफाइटा कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरिडोफाइटा के बीज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थेलोफाइटा से संबंधित नहीं थे। तो अगर यहाँ पे दोस्तों थेलोफाइटा की बात करें तो मर्सिलिया हमारा क्या है? ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है। मर्सिलिया क्या है? ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों से विभेदित किया जाता है? तो वो हमारा दोस्तों मर्सिलिया होगा, क्योंकि दोस्तों मर्सिलिया हमारा क्या है? टेरिडोफाइटा समूह से है। क्या है? टेरिडोफाइटा समूह से है। और जैसा कि हम जानते हैं टेरिडोफाइटा में दोस्तों तना भी होता है, जड़ भी होता है, और इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थेलोफाइटा से दोस्तों सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मर्सिलिया ही हो जाएगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में डैश नहीं होते हैं, डैश नहीं होते हैं। अगर दोस्तों टेरिडोफाइटा की बात करें तो उसमें पत्ते भी होते हैं, जड़ भी होती हैं, तना भी होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो टेरिडोफाइटा हमारा क्या है? अपुष्पोद्भिद या तो क्रिप्टोगैम्स का टाइप है, तो जिसके अंतर्गत में दोस्तों फूल नहीं पाया जाता है। पुष्प या तो फ्लावर या तो फूल नहीं पाया जाता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, तो फूल या तो पुष्प या तो फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। डैश संवहनी उत्तक वाले जमीनी पौधे थे तो पहले जमीनी पौधे दोस्तों टेरिडोफाइटा था। जैसा कि सबसे पहले हमारा क्या था दोस्तों? थेलोफाइटा था। तो थेलोफाइटा हमारा क्या है? संवहनी उत्तक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में भी हमारा नहीं होता है। अगर शैवाल की बात करें दोस्तों, शैवाल हमारा क्या है? थेलोफाइटा का क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दोस्तों टेरिडोफाइटा की बात करें तो सबसे पहले अगर जमीनी पौधे जिस पर हमारा क्या है? संवहनी उत्तक या तो जाइलम या तो फ्लोएम पाया जाता है, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा डैश होते हैं, तो नॉन पेनेट्रेशन के बीज होते हैं? बीज बिल्कुल नहीं दोस्तों। बीज संवहनी पौधे होते हैं, तो संवहनी बीज संवहनी पौधे बिल्कुल नहीं दोस्तों। संवहनी पौधे तो होते हैं लेकिन बीज इसमें नहीं पाए जाते हैं। बीज क्या होता है? नहीं पाए जाते हैं। तो बीज रहित यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीज रहित संवहनी पौधे, क्योंकि टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। तना, जड़, पत्तियां सब पाया जाता है, फूल और बीज नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों फूल और बीज नहीं पाया जाता है, बाकी सब चीज पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त जन्नांग पाए जाते हैं? तो गुप्त जन्नांग की बात करें दोस्तों तो वो हमारा क्या होता है? मार्सिलिया होता है। क्या होता है? मार्सिलिया होता है, जो कि एक क्या है? ट्रेडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनावृत बीजी यानी कि दोस्तों अब हम दोस्तों अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिससे दर्द की कारण बनते हैं दोस्तों, एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटल की पौधा, या तो दोस्तों इसे हम अलकुसिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गांव देहात में इसे लोग दोस्तों अलकुसिया के नाम से जानते हैं इसको। और इस अलकुसिया को ही दोस्तों बिच्छू बूटी के नाम से जानते हैं। बिच्छू बूटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? अनावृत बीजियों यानी कि दोस्तों अनावृत बीजियों का क्या मतलब है?
जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें जो होता है बीज नहीं पाया जाता है, मतलब फल के बाहर इसमें क्या होता है, कवर नहीं होता है। फल के बाहर क्या होता है, कवर या तो छिलका नहीं पाया जाता है। तो जिसके बाहर छिलका नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी कहते हैं। तो दोस्तों इसके अनावृत बीजी के अंतर्गत में हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या देखा था, साइकस देखा था। साइकस, चीड़, साइकस, चीड़ और देवदार। साइकस, चीड़, देवदार, ये सारी चीजें हमने देखा था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो अनावृत बीजी के अंतर्गत में क्या आएगा हमारा, डी नंबर का, कि देवदार यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इफेड्रा पौधे की बात करें तो उसे किसके अंतर्गत में, यानी कि किसके अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों जो इफेड्रा की बात करें तो वो क्या है, इसको अनावृत बीजी के अंतर्गत में रखा गया है, जिसे हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके भी बाहर क्या होगा, छिलका या तो कवर नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे ये सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं। आवरण मैंने क्या बोला दोस्तों, इसमें कवर या तो छिलका नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, अनावृत बीजी होगा। यानी कि ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज होते हैं। तो आवरण रहित की बात करें दोस्तों, तो फिर से यहाँ पे देवदार हमारा क्या होगा, देवदार या तो चीड़ या तो साइकस या तो स्ट्रॉबेरी जो होता है दोस्तों, उसमें हमारा बाहर में क्या होता है, छिलका नहीं पाया जाता है। डैश नग्न बीजी होते हैं, डैश नग्न बीजी होते हैं। तो नग्न बीज की बात करें तो सेम क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों। सेम क्वेश्चन क्या हो गया, नग्न बीजी का मतलब क्या हो गया, अनावृत बीजी। और अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया, कि इसके बाहर में कवर या तो छिलका नहीं पाया जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, पाइनस होगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि गाजर के बाहर भी हमारा छिलका होता है, नींबू के बाहर भी छिलका होता है, और गेहूं का बीज होता है उसके भी बाहर दोस्तों छिलका होता है, जो स्टार्च के रूप में निकलता है। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज, अनावृत बीज यानी कि छिलका या तो नग्न बीज के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, अनावृत बीजी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, अनावृत बीज, तो अनावृत बीजी कहलाएगा। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनावृत बीज, अनावृत या नग्न बीज डैश में आवृत्ति है। तो ये सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये सब आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अनावृत या तो नग्न बीजी, तो अनावृत बीजी एक ही तो पहले से तो लिख दिया, अनावृत सिर्फ बीजी लगाना है। तो ए नंबर का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अनावृत या तो जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है, यानी कि नग्न बीजी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। लेकिन नग्न बीजी क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो आगे पूरा पढ़ लेते हैं। क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं, और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होते हैं, बजाय पौधों के प्रजनन संरचनाओं के सतह पर विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अनावृत बीजी। तो अनावृत यानी कि जिसके बाहर में क्या होता है, छिलका या तो कवर नहीं पाया जाता है, या तो फूल भी क्या है उसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पे अनावृत यहाँ पे है, और यहाँ पे भी हमारा अनावृत है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब दोस्तों अनावृत बीज। और अनावृत बीज में हमने दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा चीड़ या तो देवदार या तो साइकस या तो स्ट्रॉबेरी होता है, वो जिम्नोस्पर्म या तो फिर अनावृत बीजी के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे तो जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जैसे कि दोस्तों जो थेलोफाइटा हमारा है, क्या थेलोफाइटा में हमने कहीं पे भी बीज का जिक्र किया है, ना तो फूल पाया जाता है, ना तो तना पाया जाता है, ना तो जड़ पाया जाता है, और ना ही संवहनी ऊतक पाया जाता है थेलोफाइटा में। तो यहाँ पे बीज बनेगा ही नहीं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें दोस्तों तना, जड़ और तना क्या होता है, पाया जाता है, और जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन इसमें बीज नहीं होता है, बीज नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों फेनरोगेम की बात करें तो फेनरोगेम में दोस्तों हमारा
जो इसमें दोस्तों बीज बनना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीज बनना शुरू हो जाता है। बीज तो होता है लेकिन बीज बनना शुरू होता है। और क्रिप्टोग्राम की बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टोग्राम क्या है हमारा, क्रिप्टोग्राम का मतलब हो गया अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद, और इसी अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत में टेरिडोफाइटा, थेरोफाइटा या तो ब्रायोफाइटा आता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फेनेरोगैम है, एकमात्र यहाँ पे ऑप्शन में जिसमें बीज क्या होता है, आना शुरू हो जाता है, जैसे कि साइकस हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। अब क्या होगी दोस्तों, वेसल्स की बात करें तो वो संवहनी ऊतक की बात कर रहा है। वेसल्स मतलब क्या, संवहनी ऊतक या तो संवहनी नलिका के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा में हमारा क्या संवहनी ऊतक पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। थेलोफाइटा में हमारा संवहनी ऊतक पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। कवक में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो एंजियोस्पर्म की बात करें, जिसे हम आवृतबीजी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत में दोस्तों क्या होता है, संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें दोस्तों बीज भी पाया जाता है, फूल भी पाया जाता है और फल भी लगता है। जैसे कि इसके अंतर्गत में दोस्तों हमारा आम हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, सब ये सब क्या होता है, एंजियोस्पर्म या तो इसे आवृतबीजी कहते हैं, उसके अंतर्गत में आता है, जिसमें संवहनी ऊतक भी पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों आवृतबीजी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। आवृतबीजी का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा बीज होगा, फूल भी होगा, फल भी होगा और संवहनी ऊतक भी होगा। संवहनी ऊतक या तो टिश्यू भी होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, परजीवी, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। परजीवी पोषक युक्ति यानी कि दोस्तों किसी दूसरे पर रहने के बाद अपनी जीवन यापन करने का काम करता है, यानी कि किसी दूसरे पर अपने जीवन व्यतीत करने का काम करता है। तो अमीबा की बात करें दोस्तों, तो अमीबा बिल्कुल किसी दूसरे पर नहीं रहता है। मशरूम की बात करें तो ये स्थलीय है, ये भी किसी पर नहीं रहता है, यानी कि दूसरे जीव पर आश्रित होना, दूसरे जीव पर आश्रित होना। तो यहाँ पे दोस्तों ईस्ट की बात करें तो ये भी किसी दूसरे जीव पर नहीं रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों अम्रबेला एक लत्ती पौधा होता है। लत्ती पौधा होने के साथ साथ ये दूसरे पौधे पे क्लाइंब करता है, यानी दूसरे पौधे पर चढ़ता है और उसी पौधे पर अपना जीवन यापन काम करता है, जीवन यापन करने का काम करता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो एक परजीवी पोषक युक्ति है, यानी कि दूसरे पौधे पर रह करके उसी से अपनी ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही अपने जीवन को आने के आगे बढ़ने का काम करता है। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। सभी अंगों में चिकनी पेशियां होता है। तो देखिए दोस्तों, आंख की आइरिस में, फेफड़ों की श्वसन मूत्र वाहिनियों में, आंख की आइरिस में होता है चिकनी पेशियां, बिल्कुल होता है। आइरिस में भी, यानी कि फेफड़े में होता है, बिल्कुल होता है। श्वास श्वसनियों में होता है, बिल्कुल होता है। मूत्र वाहिनियों में होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। हृदय में पाया जाता है, आंख की आइरिस में पाया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन हड्डी में दोस्तों हमारा चिकनी पेशियां नहीं पाई जाती है। इसमें भी अस्थियां हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अस्थियां हमारा दोस्तों, अस्थियों में हमारा चिकनी पेशियां नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन ए सही दिया गया है, जो कि चिकनी पेशियां पाए जाने वाले अंग शामिल है। बबूल या एकाक्सिया, बबूल बबूल एकेसिया की वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है। विभिन्न प्रकार का उत्पादित क्या है, गोंद है। तो यहाँ पे इन पादपों का अवशिष्ट उत्पाद है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, गोंद हम पिछले क्लासों में कुछ पहले पढ़ चुके हैं कि जो गोंद हमारा होता है वो क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है। जिस प्रकार से दोस्तों पसीना हमारे शरीर के लिए, पसीना या तो मूत्र हमारे शरीर के लिए क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। उसी प्रकार दोस्तों पादपों या पौधों के लिए जो गोंद होता है वो क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। परजीवी मतलब दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चनों में देखा दोस्तों कि अम्रबेला जो है वो दूसरे पौधे पर रहता है और उसी पौधे पर अपना जीवन यापन करने का काम करता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमालय की किस पुष्प में प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए
यह खरोचों को ठीक करने में मदद करता है, खरोचों को ठीक करने में मदद करता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, बाह्य कमल होता है। क्या होता है, बाह्य कमल होता है, जो हिमालय के पूर्व पुष्परोधी में एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और दोस्तों इस बाह्य को हिमालय के फूलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालयी फूलों का राजा। इसे इसे हिमालयी हिमालयी फूलों का राजा कहा जाता है, फूलों का राजा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, औषधीय पौधा। तो औषधीय पौधा दोस्तों जो हमारे उपयोग में काम आता है, क्या होता है, उपयोग में काम आता है। तो ये जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नीम हमारा क्या है, बहुत ही औषधीय के रूप में जाना जाता है इसे। अगर दोस्तों नीम की बात करें तो नीम हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। नीम की पत्ती को अगर पीस के पीने से ब्लड शुगर होने की संभावना कम हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में भी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। लिंगी का अर्थ है कि एक पुष्प इधर है, एक पुष्प इधर है। अब ये दोनों, यानी कि एक पुष्प में एक ही लिंग हो सकता है, या तो ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। तो दोनों के किसी तरह से इसमें मेल होने के बाद ही फल का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सरसों जो हमारा होता है वो द्विलिंगी होता है। सरसों जो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तरबूज हमारा एक लिंगी होता है, लेकिन सरसों जो हमारा होता है वो द्विलिंगी होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा पपीता क्या है, एक लिंगी पुष्प है, लेकिन गुड़हल की बात करें तो ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब है दोस्तों, जैसे कि गुड़हल का फूल दोस्तों अगले क्लासों में हम देखेंगे, जैसे कि गुड़हल का फूल होता है तो उसमें इस प्रकार का कुछ फूल होता है। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक ये बीच वाला हमारा क्या होता है, स्त्री केसर कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। और एक क्या होता है, पुंग केसर कहलाता है। स्त्री केसर और पुंग केसर कहलाता है। ये दोस्तों हम डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सरसों हमारा क्या है, बहुलिंगी हो गया, और ये दोनों हमारा द्विलिंगी हो गया। तो यहाँ पे तरबूज और पपीता हमारा दोनों क्या है दोस्तों, एक लिंगी पौधा है। क्या है, एक लिंगी है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो देखिए रक्तचाप आने के दोस्तों ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप का मतलब दोस्तों ब्लड प्रेशर के लिए अति आवश्यक औषधि के रूप में कार्य करता है। जो पौधा हमारा होता है वो अति अति आवश्यक रूप में काम करता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सर्पगंधा होता है। क्या होता है, सर्पगंधा का पौधा होता है, जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शाक या जड़ी बूटी केवल भारत में पाई जाती है जिसका उपयोग रक्तचाप के लिए उपचार के लिए किया जाता है। तो कहीं पे पाया जाए दोस्तों, लेकिन सर्पगंधा हमारा क्या है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि रक्तचाप को नियंत्रण करने का काम करता है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि तरबूज और पपीता हमारा एक लिंगी है, एक लिंगी है, और पपीता हमारा एक लिंगी है, तरबूज हमारा एक लिंगी है, लेकिन सरसों हमारा क्या है, द्विलिंगी है। गुड़हल भी हमारा द्विलिंगी है। तो गुड़हल और सरसों दोनों हमारा क्या है, द्विलिंगी है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमिलिका एमिलिका ऑफिसिनेलिस, एमिलिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ए नंबर का यानी कि आंवला, आंवला क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो च्यवनप्राश के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका दोस्तों एमिलिका ऑफिशियल साइंटिफिक नेम के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, उदाहरण है, यानी कि दोस्तों हमारा क्या है, वो जीवाश्म वृक्ष है, पौधे के रूप में है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा फ्यूलेरिया है वो हमारा क्या है, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। क्या है, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। जो हमारा क्या है, वो जीवाश्म वृक्ष नहीं है। सिल्वर ओक की बात करें, ओक मतलब क्या दोस्तों, जो रबर ट्री होता है वो भी हमारा नहीं होता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1766 का जो डी नंबर का जिंकगो बाइलोबा है, जिंकगो बाइलोबा है, वो क्या है, जीवाश्म वृक्ष का क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। तो गुद्देदार का मतलब क्या है दोस्तों, उसमें ज्यादा का ज्यादा मांसपेशियां नहीं पाया जाता है, मांसपेशियां नहीं पाया जाता। तो जड़ हमारा दोस्तों गुद्देदार होता है, जलाभाव सह यानी कि जो सनवनी ऊतक है उसमें गुद्देदार होता है, तना भी बात करें गुद्देदार होता है। लेकिन दोस्तों पत्तियों में हमारा क्या होता है, पत्तियों में हमारा दोस्तों देखते हैं तो पत्तियां हमारा उसमें मांसपेशियां नहीं पाया जाता है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ पत्तियां होती है, एक लेयर के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें गुद्दा या मांसपेशियां नहीं पाया जाता है। मैग्निलोफाइटा मैग, मैग, मैग्नोलियो मैग्नोलियोफाइटा यानी कि पुष्पीय पादप होते हैं। मैग्नोलियोफाइटा जो है पुष्पीय पादक होता है। तो पुष्पीय पादक का मतलब क्या है, उसमें पुष्प होगा, उसमें क्या होगा, पुष्प होगा। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो जिसमें पुष्प होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्म कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों जिम्नोस्पर्म भी हमारा क्या है, फिनोरोगैम्स का पार्ट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में भी नहीं, ब्रायोफाइटा में भी नहीं। तो एंजियोस्पर्म में फूल पाया जाता है, जिसके अंतर्गत में दोस्तों आम हो गया, पेड़ हो गया, दलहन से संबंधित जितने पौधे हैं सारे आ गए। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो अल्फाल्फा के रूप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सटिवा जो होता है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सटिवा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों सटिवा का मतलब क्या है, जो मटर के पौधे के रूप में भी इसे हम जानते हैं। सटाइवा का मतलब दोस्तों एक परिवार हो गया, मटर का परिवार से संबंधित दोस्तों जितने भी होगा, मटर के परिवार से संबंधित जितने भी होंगे वो सारे के सारे वो सटाइवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सटाइवा कहलाएगा। वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम की बात करें तो आम से क्या हो गया, मैंगीफेरा, मैंगो से मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका तो समय है, तो मैंगीफेरा, मैंगीफेरा याद रखिएगा दोस्तों, क्या है, आम का साइंटिफिक नेम है। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका, तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो गेहूं का क्या है, साइंटिफिक नेम है, गेहूं का क्या है, साइंटिफिक नेम है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, जो बाद में पककर फल बन जाता है? बाद में पककर फल बन जाता है, तो वो हमारा क्या दोस्तों, अनावृत बीजी होता है। क्या होता है, अनावृत बीजी होता है। जैसे कि आम हो गया, कटहल हो गया, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में पाए जाने वाले किस पौधे को वानस्पतिक नाम बूटिया मोनास्पर्मा है, यानी कि बूटिया मोनास्पर्मा है। तो बूटिया मोनास्पर्मा की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास का नाम क्या है, बूटिया वनस्पर्मा है। क्या है, बूटिया बूटिया वनस्पर्मा, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बरगद का पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है, यानी कि दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो बरगद की बात करें दोस्तों, तो उसका हमारा क्या आता है, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रेसिका कम्प्रेक्टिस, ब्रेक्सिका कम्प्रेक्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ब्रेक्सिका कम्प्रेक्टिस की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, सरसों का नाम है, सरसों का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो हो सके दोस्तों कल हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सरसों यानी कि सॉरी, हो सके तो दोस्तों कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, कौन से यानी कि साइंटिफिक नेम पौधे के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है,
तो दोस्तों सबसे लंबा पेड़ की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, रेडवुड होता है। क्या होता है, रेडवुड होता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये जो रेडवुड वृक्ष की बात करें तो ये सबसे लंबा पौधा है। और यह क्या है, ये भारत में दोस्तों नहीं पाया जाता है। ये क्या है, कैलिफोर्निया का है। जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया देश है, वहाँ का क्या है ये दोस्तों, नेशनल पार्क में स्थित है। क्या है, रेडवुड नेशनल पार्क में अवेलेबल उपस्थित है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज होते हैं। फल के अंदर बीज होते हैं दोस्तों, तो वो हमारा आवृत बीजी होता है, यानी कि बाहरी में उसका छिलका पाया जाता है। इसमें छिलका नहीं पाया जाएगा और इसमें छिलका पाया जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परागकण सॉरी परागन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। क्या है, विशेषता है। तो वो हमारा दोस्तों एंजियोस्पर्म की विशेषता है। इसका है, एंजियोस्पर्म की विशेषता है। तो सी नंबर का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागकण होता है। परागकण होता है दोस्तों, तो वो हमारा आवर्त बीजी में होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो एंजियोस्पर्म है यहाँ का नहीं, ये एंजियोस्पर्म यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, आवर्त बीजी का क्या है, ये इंग्लिश वाली टर्म है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे सी नहीं मारना है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन सही लगाना है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में होता है, तो फूलों में होता है दोस्तों, जाहिर सी बात है। जब भी प्रजनन तंत्र होगा वो फूलों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। द्विनिषेचन डैश का गुण है, द्विनिषेचन वो हमारा दोस्तों आवर्त बीजी से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या हो, सही आंसर हो जाएगा। वे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री, और जिसमें एक बीज पत्री पाया जाता है उसे एक बीज पत्री कहते हैं। तो यहाँ पे 83 का क्या हो जाएगा, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्तबीजी पौधों के पत्तियां में डैश एक प्रकार की सीरा रचना विल्सन होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले बताया था कि जो आवर्तबीजी के पौधों की पत्तियों होता है उसमें लगभग क्या होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, दो के रूप में, दो के जोड़े में पेयर में पाया जाता है। सिरों की दो सिरों, देखिए दोस्तों जैसे कि हमने क्या बताया था, सिराओं पे यानी कि दो वेरिएशन होती है। तो यहाँ पे बी सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्त बीजों के प्रजनन अंग फूलों में है स्थित है। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो वो हमारा एंजियोस्पर्म या तो आवर्त बीजी होता है। डैश द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखिए दोस्तों, साइकस की बात करें तो ये भी नहीं है। देवदार और साइकस दोनों क्या है, हमारा द्विबीजपत्री नहीं है। शकरकंद की बात करें तो शकरकंद भी हमारा क्या है दोस्तों, कंद का बेल है, शकरकंद का बेल। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, द्विबीजपत्री ही होता है। तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक बीजपत्री मोनोकोट पौधा है। मोनोकोट पौधा दोस्तों जिसमें एक ही होता है, उसमें जिसमें क्या होता है, एक ही बीजपत्री होता है। जैसे कि मक्का हो गया, लहसुन हो गया, इसमें क्या होता है, हमारा एक बीजपत्री पाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और द्विबीजपत्री की बात करें दोस्तों, तो दाल से संबंधित दलहन जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आप सभी को हेल्पफुल या समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हेल्पफुल या समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।